ओके क्लास, तो वैसे दो बैच चल रहे हैं डीएसएसबी पीआरटी के। तो पहले वाले बैच में से तो एक बच्चे ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, तो उसने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा। मैं सेम टॉपिक करा रहा हूँ, जैसे आपको मैंने पावर एंड एक्सपोनेंट स्टार्ट कराया तो उनको भी वही स्टार्ट करा रखा है, ठीक है। तो उसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा और कहा कि सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ और ये पावर एंड एक्सपोनेंट का था। तो अब एक चीज देखो, आपके 20 क्वेश्चन आएंगे ना, तो टेस्ट सीरीज में इसके लिए समय पता है कितना मिल रहा है स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज का? 13 मिनट। 13 मिनट समय मिल रहा है 20 क्वेश्चन के लिए। मतलब मैं जो आपको कह रहा था 1 मिनट से भी कम समय में करना है, वो बात सही है। क्यों? क्योंकि अगर 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता तो 20 मिनट होते। यहाँ 20 क्वेश्चन 13 मिनट में करना है। तो होता क्या है, ये जो 20 क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, वो उन्हें 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, या फिर हम जैसा थोड़ा और फास्ट होगा तो 20 सेकंड में, 10 सेकंड में करेगा। यहाँ से जो समय बचेगा वो बाकी क्वेश्चन में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन सच्चाई यही है कि 20 में से 20 भी ला रहे हैं उस टेस्ट सीरीज में बच्चे, और इस पेपर में भी लाएंगे, ठीक है ना। 18 भी लाएंगे और वो भी लाएंगे। उस बच्ची के 20 में से आए 13 नंबर, तो कह रही सर मैं कर नहीं पाई क्योंकि मेरी स्पीड अच्छी नहीं थी। तो अब आपकी बारी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको टाइम के साथ खेलना है, ठीक है ना। और हो सकता है आपका पेपर सेक्शनल हो। सेक्शनल का मतलब वो होता है कि पहले मैथ का खुलेगा, फिर उसके बाद रीजनिंग का, फिर उसके बाद इंग्लिश का। इसमें क्या होता है, आपको पहले से टाइम डिफाइन कर रखा होता है उन्होंने, ठीक है। आप नहीं जानते कि क्या होने वाला है, लेकिन टेस्ट सीरीज इतना समय लेके चल रही है कि 20 क्वेश्चन 13 मिनट में। तो आप अभी 1 मिनट पर क्वेश्चन का टारगेट लेके चलो। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आप समझ ही नहीं चाह रहे, ठीक है। लास्ट डीएसएसबी में कितनी वैकेंसी थी? 3000 से ज्यादा थी। जो लास्ट 2017 में निकला था 3000 के आसपास, 2018 के आसपास जो निकला था। इससे पहले जो पीआरटी का निकला था, इस बार 300 प्लस है। और बच्चे भरने वाले उतने ही हैं, और जबकि उससे भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जिसका केवीएस में हो रखा है, जिसका नवोदय विद्यालय में हो रखा है, वो सब भी डीएसएसबी को भरेंगे। क्यों भरेंगे? क्योंकि केवीएस, एनवीएस, ये सब जॉब तो गवर्नमेंट है, लेकिन इसमें पोस्टिंग, मतलब आपको घर से बहुत दूर पोस्टिंग मिलती है, और हर किसी को वो सुटेबल नहीं होता। इसलिए इसलिए आपको अपनी मेहनत बहुत हाई रखनी है अगर सिलेक्शन चाहते हो तो। और अगर सिर्फ यही चाहते हो कि मैं सीख लूं और मैं किसी को बता सकूं कि मुझे आता है, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने आपको पावर एंड एक्सपोनेंट स्टार्ट कराया था। पावर एंड एक्सपोनेंट में ना मैं जितने रूल बताया था, 5 या 6 जो भी रूल थे, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है ना। मेरा चैलेंज ओपन है। मैं कह तो रहा हूं, आजकल देखो इंटरनेट का सही इस्तेमाल कैसे होता है। इंटरनेट का इस्तेमाल सही तरीके से करो ना। आप DSSS मैं कराऊंगा अभी 1-2 हफ्ते बाद ना। हम ये सीरीज स्टार्ट कराएंगे कि प्रीवियस ईयर के पेपर, क्योंकि अभी हमारे कम से कम 5-6 टॉपिक हो जाएं। क्योंकि जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा तो हमें फिर आपको पॉजिटिविटी जब भी आएगी, जब हमारे कुछ टॉपिक हो रखे होंगे। 2 या 3 हफ्ते बाद जब मेरे 2-3 टॉपिक मैथ्स में 5-6 टॉपिक हो जाएंगे, मतलब 2-3 और 5-6 टॉपिक हो जाएंगे, फिर हम हर संडे एक क्लास रखा करेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कैसा आएगा। आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओगे ना, तो इस तरह का क्वेश्चन जरूर दिखेगा। जरूरी नहीं है कि नंबर सेम हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली दिखेगा। तो अब हम समझते हैं ये है क्या, ठीक है ना। तो देखो, अगर आप में से किसी ने कर दिया तो देखना मैं आंसर निकाल रहा हूं। अगर सेम आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो सीख लो। देखो, आपके पास जो पावर एंड एक्सपोनेंट होता है ना, इसमें 2 ही तरीके के क्वेश्चन चलते हैं। एक तो नंबर्स वाले चलते हैं और एक वेरिएबल वाले चलते हैं। नंबर्स वाले वो है जो मैं आपको लास्ट टाइम करा चुका था कि 625 किसका स्क्वायर होता है, ये किसका क्यूब होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। और देखो, आप सोच के देखना, आपको या मुझे या बहुत सारे बच्चों को तो यही टफ लगता है। तो जिसको यही टफ लग रहा है, देखो बात ये नहीं है कि आपको क्या लग रहा है, बात ये है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। हमें हर चीज तो टफ लगती है ना, और हम अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं। जब तक हम 5वीं क्लास में थे हमें वो पढ़ाई टफ लगती थी, 6ठी में गए तो 5वीं के आसान। क्यों? क्योंकि 6ठी का लेवल उससे हाई है, तो आपको अपना लेवल हाई रखना है। तो ये टफ लगते हैं नंबर वाले जिसको भी, तो वो ये भर तोड़ दे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा वेरिएबल वाला।
वेरिएबल का मतलब होता है ये अल्फाबेट्स ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। अब हम समझते हैं कि इन्हें वेरिएबल क्यों कहते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है कि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। सपोज मैंने लिखा 2 की पावर n, सपोज आई राइट 2 टू दी पावर n। अब यहाँ पे n ना कुछ भी हो सकता है, n मेरा 1 भी हो सकता है, n मेरा 2 भी हो सकता है और n मेरा 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर n की वैल्यू 1 हुई तो 2 की पावर 1 2, n की जगह 2 हुआ तो 2 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4। अगर n की जगह 3 हुआ 2 की पावर 3 दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 8। तो हमने क्या सीखा, n की वैल्यू चेंज होगी तो हमारा आंसर चेंज होता जाएगा। यही कंसेप्ट होता है वेरिएबल का। वेरिएबल का क्या कंसेप्ट होता है कि वेरिएबल का कंसेप्ट यही होता है कि इसमें जैसे जैसे n की वैल्यू चेंज होगी, मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी। जरूरी नहीं है वेरिएबल n हो, वेरिएबल a भी हो सकता है, b भी हो सकता है। सपोज ये होता है x की पावर 2, ये भी वेरिएबल है x, x की जगह 1 रखोगे तो 1 की पावर 2 दैट इज 1 मल्टीप्लाई 1 1, x की जगह 2 रखोगे 2 की पावर 2 दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4। तो आंसर चेंज होता जा रहा है ना। तो वेरिएबल वाले क्वेश्चन पावर एंड एक्सपोनेंट में जरूर आते हैं पेपर में। क्यों? क्योंकि अगर आप में से अब कोई बच्चा सोचता है कि मैं n की जगह 0 रख दूं तो वो गलत कर रहा है, क्योंकि कोई और n की जगह 1 रख सकता है और कोई और n की जगह 2 रख सकता है। तो यानी कि ये तरीका गलत होता है, ठीक है ना। अब कई पढ़ाने वाले क्या करते हैं, देखो हर तरह के लोग हर जगह, ठीक है ना। मान लो तुक्के से कोई एक n की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ब्रेक करता हूँ। एक छोटे बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ स्क्वायर, और मुझे समझ आ रहा है उसे नहीं समझ आ रहा, और मैं झूठ ऐसे उसे बना सकता हूँ कि भाई 2 का स्क्वायर होता है 2 मल्टीप्लाई 2 4, और 3 का स्क्वायर। अब देखो बच्चा ऐसे भी तो प्रेडिक्ट कर सकता है 2 + 2 4, और बच्चा ये भी प्रेडिक्ट कर सकता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 आया। तो बच्चा यहाँ पे गलती क्या कर सकता है, 3 + 3 6 भी कर सकता है, 3 दूनी तो 6 भी कर सकता है, लेकिन सही क्या होगा 3 गुणा 3 9, है ना। तो अब कई लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा जरूर होगा कि n की कोई ना कोई एक वैल्यू होगी जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगी और आंसर दे देगी। लेकिन मैंने आपको यही कहा, आपको क्वेश्चन करना है 1 मिनट से कम समय में, आपको क्वेश्चन करना है 1 मिनट से कम समय में। तो आप n की वैल्यू सोचते सोचते अपना सारा समय सोचने में बर्बाद कर दोगे। इसलिए हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट अप वाला तरीका नहीं करेंगे। अब हम करेंगे कैसे ये समझते हैं, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन के थ्रू आपको अपना एक नया तरीका, एक नई विचारधारा डेवलप करनी है कि आपको चीजों को कैसे डील करना है, ठीक है ना। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखना, आपको 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n। थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल रहेगा स्टार्टिंग स्टेज में, लेकिन मैं चाहता हूं कि सीखना तो आप नहीं आज भी सीखोगे कल सीखोगे, तो कभी भी सीखना है सीखना ही है। तो देखो कैसे करते हैं। अब कॉमन लेना आता है नहीं आता, मैं आपको थोड़ा सा रफ में बता देता हूँ कॉमन क्या होता है। जैसे मैंने लिखा x² + 2x, मैंने देखा यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, मैंने x कॉमन ले लिया तो यहाँ x कितनी बार था, 2 बार, तो एक बार कॉमन ले लिया तो एक बार बचा प्लस का प्लस। यहाँ x एक बार था, कॉमन ले लिया तो कौन बचा 2। क्लास माइक ऑन करके मुझे बताओ ये कॉमन लेना आता है नहीं आता है। चलो अब इसे देखो, यहाँ 2 की पावर n है, यहाँ भी 2 की पावर n है, मैंने 2 की पावर n कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 की पावर n कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, क्योंकि जैसे यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा 1 बचा। अगर ये 2 नहीं होता तो मैं यहाँ 1 लिखता, है ना। मैंने 2 की पावर n को ही कॉमन ले लिया, जैसे मैंने यहाँ x कॉमन लिया था, यहाँ मैंने 2 की पावर n को कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बचेगा 1, प्लस की जगह प्लस। अब देखो 2 की पावर n कॉमन ले लिया तो पावर क्या बचेगी -1। अब आप कहोगे ये कैसे हो गया, क्योंकि 2 की पावर n माइनस 1 एक्चुअल में होता है 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर -1। अब आप चेक कर लो, हमने जो रूल बताए थे, हमने रूल क्या बताया था आपको कि अगर दोनों का बेस सेम हो, दोनों का बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर देते हैं मल्टीप्लाई में। अब इसे ऐड करके देखो तो क्या आ जाएगा n-1, यही आ गया ना। तो अब ना कुछ चीजें हम एडवांस वे में सीखेंगे। तरीका वही है जो मैंने 5 और 6 रूल आपको बताए, तरीके अभी भी वही है, लेकिन लेकिन अब हम थोड़ा स्टेप अप करेंगे अपने आप को, नई चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे अपने अंदर। मैंने क्या सिखाया, 2 की पावर n कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1, यहाँ प्लस, ये बाहर चला गया तो 2 की पावर -1 बचा। आएगा वही घूम फिरा के, लेकिन आपको देखने का नजरिया है। यहाँ पे भी 2 की पावर n कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर n कॉमन लिया तो 1। अब ये देखते जाना, अब
इस टू की पावर एन से टू की पावर एन कट गया, तो आपने क्या जादू देखा कि आपका वेरिएबल गायब हो गया। और वेरिएबल गायब होते ही ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो गया। कैसे? 1 की जगह 1 प्लस 2 की पावर -1। मैंने कहा था किसी की भी पावर नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसका रेसिप्रोकल 1/2, क्योंकि 1/2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 ही होता है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 दैट इज 2 -1। अब मैंने इसे ऐड करना सिखाया था। कैसे सिखाया था? एलसीएम आएगा 2, 2 एकम 2 जमा 1 एकम 1, और नीचे 2 में से 1 गया 1। अब 1 लिखने का फायदा ही नहीं है। अगर लिखने का फायदा भी होता तो एक्चुअल में क्या होता है, मैं सिखा देता हूं। देखो, सब चीजें सिखानी चाहिए। a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी। ये एक भिन्न वाली संख्या है, ये एक और भिन्न वाली संख्या है। तो ये वाला गुणा होता है इससे और ये वाला गुणा होता है इससे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 1/2 बाय 3/4, तो ये 4 जाएगा ऊपर, 3 जाएगा इसके साथ। 1 × 4 2 × 3 दैट इज 8/6। इसी तरीके से देखो, ये एक भिन्न है a अपॉन बी, और नीचे भी एक भिन्न होना चाहिए था। भिन्न तो है नहीं, तो नहीं है तो हम भिन्न बना देंगे। किसी को भी भिन्न बनाने का तरीका होता है, उसके नीचे एक गुणा कर देंगे, एक लिख देंगे। हालांकि मुझे यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि 1 को मैं लिखता ही नहीं, मेरा आंसर वही आता। लेकिन मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि आगे हो सकता है 1 की जगह 2 हो। अगर मैं आज इसे ना समझाऊंगा तो कल फिर मुझे कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा। अब हमने क्या करा? देखो, ये तो कर ही लो। ये हो गया 3/2 और नीचे 1/1। अब हमने क्या कहा था? सबसे लास्ट वाला सबसे ऊपर, ये वाला इसके साथ। तो 3 गुणा 1 2 गुणा 1 दैट इज 3/2 इज अवर आंसर। ये जरूर कहोगे कि हाँ, ये तरीका हमने पढ़ा है। जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में लगाए तो मैंने बेसिक तरीके ही ना, लेकिन वो एडवांस वे में लगाए, तो यही हमने सीखना है। ठीक है ना? फटाफट इसे नोट करो। किसी की भी पावर 0 1 और 0 -1 -1, 2 की पावर 1 -2, तो 1 + 1/2 1। देखो यही चीज आ गई, ये चीज आ गई। देखो 1 + 1/2/1 आ गई ना? इस तरीके से भी होते हैं क्वेश्चन, ठीक है? लेकिन वेरिएबल वाले करने इसी तरीके से जो मैं बता रहा हूं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे m की जगह ऐसा कोई नंबर गलती से आपने लेट कर लिया जो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। पता है इसमें क्या क्या कंडीशन होती है? वो कह देते हैं कि n को वो वैल्यू नहीं रखनी है जिसपे नीचे 0 आ जाए, क्योंकि आपको बता ही नहीं पता है। जैसे बटे को लिखते हैं p/q है a/b, इसे अंश कहते हैं, इसे हर कहते हैं। हर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर हर 0 हो गया तो उसे कहते हैं नॉट डिफाइंड, मतलब हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित। अभी कोई भी मैथमेटिशियन उसे समझा ही नहीं पाया कि जब भी हर में 0 आए तो उसे क्या कहते हैं। इसलिए जब ये वैल्यू पुट करने वाले मेथड की बात आती है, जब हम इस वाले मेथड में आते हैं, तो यहाँ पे अगर कोई इससे करा रहा है तो वो पता क्या करेगा? सारा कराने के बाद लाइन लिखेगा कि भाई n की ऐसी वैल्यू नहीं रख सकते जिसमें n, जिसमें ये जो फंक्शन होता है, ये जो क्वेश्चन होता है, उसके डिनोमिनेटर में 0 आए, हर में 0 आए। क्यों? क्योंकि अगर हर में 0 आ गया, अगर हर में 0 आ गया तो वो क्वेश्चन क्या आ जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। समझे? तो ये सारी चीजों से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक तरीके से करो जो यूनिवर्सल हो। यूनिवर्सल का मतलब वो हर जगह लग रहा हो। ठीक है ना? ओके, तो हमने नोट कर लिया होगा। अब पावर एंड एक्सपोनेंट मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया था, तो कैसे 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 की पावर 3, 2 × 2 × 2 दैट इज, ये पावर के ऊपर पावर है। पावर के ऊपर पावर क्या होती है? गुणा। ये चीज समझ आई तो मुझे बताओ। क्लास ये अंतर है। देखो, ये ब्रैकेट की वजह से चेंज हो गया। यहां ब्रैकेट नहीं था तो मतलब ये 2 की पावर है, और यहां ब्रैकेट था तो मतलब इस नंबर की पावर है। और पावर के ऊपर पावर क्या होती है? गुणा होती है। अब हमने बताया था कि अगर दोनों का बेस सेम हो, आधार सेम हो और भाग हो रहे हो, तो पावर्स को घटा देते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। समझ आ गया? यस और नो? ओके, क्वेश्चन नंबर 14। 2 2 5, चलो वहां लिखते हैं 14। 2 2 5 6.25, 25 2.6 divided by 6 to 5
6.75 ओ सॉरी मैं गलत क्वेश्चन लिख लिया 14 225 1.2 मल्टीप्लाई 225.3 पता है जो बहुत अच्छी तैयारी करता है ना, जो बहुत अच्छी तैयारी करता है वो ये भी बता सकता है या वो ये भी गैस कर लेता है ना कि टीचर क्वेश्चन कहां से बना सकता है। देखो एक चीज समझना, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 10 था, गलती से मैंने 10 उतार दिया था। 10 वाले में 10 क्वेश्चन में देखो आप, 10th क्वेश्चन में याद करो मैंने कराया भी था लास्ट क्लास में, 625, 25 और 5 तीनों अलग नंबर दिए थे। तो हमने क्या करा था, सबको 5 में लेके आए थे क्योंकि बड़े से छोटा लाना आसान था। ये क्वेश्चन उसके कंपैरेटिवली आसान है, क्यों? क्योंकि यहाँ सब में 225 दिया है। तो अब तो और आसान हो गया, देखो कैसे, दोनों का बेस सेम है, आधार सेम है, गुणा हो रहे हैं तो पावर को जोड़ देंगे। 225 जोड़ना सिखा देता हूं, देखो 1.2 पॉइंट के नीचे पॉइंट 03 1.5 नीचे, फिर आधार सेम है, पावर को जोड़ देंगे 225, इनको जोड़ोगे 8 और 1 10, कैसे देखो 0.8 0.2 0.1 तो 1। अब एक चीज देखना, अब दोनों भाग हो रहे हैं, ये भाग का साइन है और दोनों का आधार सेम है, तो हमने पढ़ा था अगर भाग होते हैं और आधार सेम होता है तो पावर्स को घटा देते हैं। अब 0.5 कैसे आया देखो, 1.5 1 के साथ डेसिमल नहीं है तो 1.0 लिख दो, 5.0। देखो कई गलती करते हैं, इधर 1 लिख देते हैं और फिर 1.4 लिख देते हो, गलत है। मैंने कहा था ये डेसिमल का है तो इसे भी डेसिमल का बनाओगे, कैसे बनाओगे, डेसिमल लगा के 0 लगा दो बस। अब देखो 0.5 को कैसे डील करेंगे समझना, ये बताओ 225 किसका स्क्वायर होता है, कौन बताएगा पहले बोलो। गुड, 225 होता है 15 का, तो देखो अब कितनी आसानी से हो जाएगा, 15 की पावर 2 की पावर 0.5। अब ये दोनों क्या हो गए, मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, तो 15.5 मल्टीप्लाई 2। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखाता हूँ, शायद आपको पता हो लेकिन नहीं पता तो अच्छी है। 0.5 का मतलब होता है आधा, ये जिससे भी गुणा होगा उसको आधा कर देगा, तो 2 का आधा क्या होता है 1, तो आंसर आ गया 15 की पावर 1 दैट इज 15। अब देखो अगर यही क्वेश्चन कंपटीशन में आता तो हम कैसे करते, अगर यही क्वेश्चन कंपटीशन में आता तो हम कैसे करते, हालांकि प्रोसीजर यही रहता लेकिन लिखते नहीं इतना। देखो कैसे करते, मैं इसे ऐसे जोड़ता 15 225 है मुझे तो याद ही है, ऊपर 15 8 और 1 10 तो 0.5, मैं समझ आता 225 की पावर 0.5। अब 0.5 का मतलब आधा होता है, तो आधे को मैं लिख देता 225 की पावर 1/2, आधा यही होता है। और 225 किसका होता है, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, और वैसे ही कर देता, हटाओ आधे का मतलब स्क्वायर रूट, और 225 किसका होता है 15 का, तो मैं निकाल देता इसे 20 से 30 से 40 सेकंड में मैं आंसर निकाल देता। फटाफट बताया था, मैं हर चीज बताई थी, इसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसका मतलब 1/3 है पावर। अब मैंने क्या कहा था, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया था, तो हमने कहा था सबके नीचे 5 बना दो, आधार सबका 5 बना दो या फिर 625 बना दो। तो इसका आधार 3 है तो इसको भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, क्योंकि 27 3 की पावर 3 होता है। पावर के ऊपर पावर क्या होता है, गुणा। अब देखो यहाँ पे आपको शायद गुणा नई चीज सीखने को मिले, आपको हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमने भी सीखा, ऐसा थोड़ा ना हम पेट से सीख के आए थे, सबने कहीं ना कहीं से सीखा ही है। आपको हर क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, और जो भी आपको हर क्लास में नया सीखने को मिलता है उसे जरूर रिवाइज करा करो। हाँ ये चीज ऐसे होती है, तो देखो मैं इसे समझा रहा हूँ, n गुणा 1/3, कुछ नहीं करते इसके नीचे 1 लिख देते हैं, n गुणा n/3, 3 एकम 3, तो ये हो गया 3 की पावर n/3, और वो 3 की पावर 3। अब एक चीज समझना, ये बराबर का मतलब क्या होता है, बराबर का मतलब होता है कि LHS और RHS, यानी कि सीधे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ की तरफ जो भी मेरी वैल्यूज हैं, और वैल्यूज किसे कहते हैं, ये पूरी और ये पूरी इक्वल होगी तभी तो बराबर का साइन आता है। आप क्या ऐसे लिख सकते हो मैथमेटिक्स में 2 बराबर 3 नहीं लिख सकते, आप 2 बराबर 2 ही तो लिख सकते हो, आप 2 बराबर 1 जमा 1 भी लिख सकते हो, 2 बराबर 3 घटा 2 भी, 3 घटा 1 भी लिख सकते हो, समझ आया। तो बराबर का साइन तभी आता है जब दोनों तरफ की वैल्यूज क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक। तो यानी कि ये पूरी वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। इन पूरी वैल्यूज को इक्वल होने के लिए इनका आधार तो पहले से ही बराबर है,
इनका आधार तो पहले से ही बराबर है, अब इनकी घात बराबर होनी चाहिए। तो n/3 बराबर 3, घात बराबर, क्योंकि आधार बराबर है तो घात भी बराबर होनी चाहिए। कैसे? मैंने लिखा 2 बराबर 2x, ये 2 क्या होगा 4। अब ये 4 है तो इसे भी 4 ही होना पड़ेगा, और इसके 4 होने के लिए अब इसको 2 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 ही क्या होती है 4। तो हमने क्या सीखा कि ये पूरा नंबर इस पूरे नंबर के बराबर होना चाहिए, अगर इक्वल है तो। आधार बराबर है तो घात भी बराबर होनी चाहिए, तो घात मैंने बराबर कर दी। 3 गुणा आती है क्रॉस मल्टीप्लाई, n गुणा 1 n, 3 3 9, दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अभी एक साथ नोट करना। अब हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो इसे ध्यान रखना, 22। देन क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है देखते हैं। आहो, ये भी ऐसी है। इसने कहा 4x बराबर √2। अब एक चीज देखना, ये आपको ना थोड़ी बारीकी से ध्यान रखना है। इस वाले क्वेश्चन में ना, जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया है उससे थोड़ी सी ये गलती हो गई कि वो ना इसे लिखते समय थोड़ा सा सही से नहीं लिख पाया। ये 4 किताब में थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, किताब में थोड़ा बड़ा सा 4 दिख रहा है। तो कभी कभी हमें अगर बड़ा सा 4 दिखा है ना, तो उसका मतलब पावर 1/4 नहीं होता। इसका मतलब ये 4 गुणा 4 अलग है और √x अलग है। लेकिन हमने तो क्वेश्चन करे हुए हैं, तो इस क्वेश्चन में ये 4 इसके ऊपर है, यानी कि ये बन गया x की पावर 1/4 और वो है 2 की पावर 1/2। अब मैंने आपको क्या बताया था, इक्वलिटी के दोनों तरफ वैल्यू बराबर होनी चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि इक्वलिटी के दोनों तरफ की वैल्यू बराबर तो होती, लेकिन इनका तो घात भी सेम नहीं है। मतलब आधार, हमने कहा था ना आधार सेम होगा तो घात सेम होगा। देखो तरीके बदलते जा रहे हैं, ये जब ये क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन के बाद में है, क्योंकि दोनों में तरीका अलग है। दिख एक जैसे रहे, तरीका अलग है। यहाँ पे क्या तरीका था कि दोनों बराबर होंगे, अब इनके आधार बराबर है तो पावर बराबर होगी घात। यहाँ पे भी दोनों बराबर होंगे, लेकिन ना तो इनके आधार बराबर है ना ही इनकी घात बराबर है। तो यानी कि अब आपको x की जगह ऐसा नंबर सेट करना है, पता लगाना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखते हैं, इसके लिए सबसे आसान तरीका यही होता है। देखो क्या, वैसे सीखना है तो वैसे बताया तो देखो, ऑप्शन से बताता हूँ सबसे पहले, ठीक है ना। मैं तो वैसे करता लेकिन आपको ऑप्शन से बताता हूँ। कहां गया, ये रहा 4 8 1 और 2। अब देखो, x की जगह 4 रखो, 4 की पावर 1/4 बराबर 2 की पावर 1/2। 4 की पावर 1/4 कुछ होता ही नहीं है, 2 की पावर 1/2 भी कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसे आपको एक एक करके सेटिस्फाई करना है। लेकिन हम कैसे करते, हम ना इस 1/2 को हटाते। एक्चुअल तरीका यही है कि x को निकालना ही है आपने, x को ना छेड़ते हुए इधर जो नंबर होता है उसकी जो घात होती है उसे हटाते हैं। तो आपको पता है 1/2 मतलब होता है स्क्वायर रूट, जिसे हम ऐसे लिखते हैं। और स्क्वायर रूट को जब भी हटाना हो तो स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर रूट कट जाता है। तो मैंने क्या करा, इसका स्क्वायर कर दिया। लेकिन मैथमेटिक्स ये कहती है कि इक्वालिटी में अगर इधर स्क्वायर कर रहे हो तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर इधर भाग कर रहे हो तो इधर भी भाग करना पड़ेगा। सेम चीज करोगे तभी मैथमेटिक्स अलाउ करता है, अदरवाइज नहीं करता। ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 = 2, अगर मैं इधर भाग 2 कर दूं तो इधर भी करना ही पड़ेगा, तभी बराबर रहेगा ये, है ना। अब पावर के ऊपर पावर गुणा, 2 गुणा 1/4। मैंने तो बताया था इससे कट जाएगा, फिर भी देख लो कैसे कट जाता है। 2 से 2 कट गया, क्योंकि 2 एकम 2/2। अब 2 एकम 2, तो x की पावर 1/2 बराबर 2। अब यहाँ पे अभी भी 1/2 आ गया, और मैंने रूल वही बताया कि स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है, तो फिर करूंगा स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, इससे कटेगा x = 4। तो मेरा x की वैल्यू क्या आ गई 4। यानी कि पहले वाला आंसर आ रहा है, तो मैं पहले वाले आंसर को सेटिस्फाई करके दिखाता हूँ, उस पे रख के यहाँ रखता। तो 4 की पावर 1/4 बराबर, और जरूरी नहीं रखी है √2, मैं स्क्वायर करता दोनों तरफ तो क्या होता, इससे कटता तो क्या हो जाता 4 की पावर 1/2, क्योंकि इससे 2 कटता, इसके बाद 2, 4 स्क्वायर रूट 4 बराबर 2। स्क्वायर रूट 4 तो 2 ही होता है, तो बराबर आ गया ना। तो यानी कि ऐसे भी आ सकता है और वैसे भी आ सकता है, लेकिन करना किस तरीके से, इस तरीके से। क्लास माइक ऑन करो और मुझे बताओ दोनों क्वेश्चन क्लियर है या नहीं।
सेकंड, हाँ हाँ हाँ, ये फोर कहाँ से आया? ये फोर कहाँ से आया? हाँ ये फोर है। हाँ इसके बाद ये आ गया। मैंने स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि मैं इसको हटाना चाहता हूँ। और ये क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट किससे हटता है? स्क्वायर से। स्क्वायर करा, यहां भी करूंगा वहां भी करूंगा, यहां स्क्वायर करूंगा तो ये इस तरीके से हो गया। किस तरीके से? दो, दो गुणा एक बटे चार, तो दो एकम दो बटे चार, एक बटे दो, एक बटे दो आ गया। और वहां आ गया दो। फिर मुझे इसका वन बाय टू हटाना है, और वन बाय टू हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करूंगा तो ये रूट हट जाएगा, लेकिन दो का भी स्क्वायर करूंगा तो चार हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक बार नहीं 10 बार बताऊंगा। बताओ क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, देखो ये क्लियरिटी जब भी आएगी, ये कड़वा सच है, जब आप क्वेश्चंस करोगे, ठीक है ना। हमारे कराने से सिर्फ आप चीजें सीख पाओगे, लेकिन उसके अंदर क्लियरिटी तभी आएगी जब आप चीजों को करोगे। लेकिन मैं जो बता रहा हूं ना, वो टोटल कॉन्सेप्ट है, इससे बाहर कोई कंसेप्ट नहीं है। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। फटाफट नोट करो इसे, फिर दो और है, फिर एक और कंसेप्ट बताएंगे। से मेहनत करो, सिलेक्शन जरूर होगा। अगर ईमानदारी से मेहनत नहीं कर रहे तो सिलेक्शन नहीं होगा, एक बार नहीं 10 साल तक नहीं होगा। अगर क्लास आप में से किसी को याद हो, तो जो मैंने पहली एक्सरसाइज आपको कराई थी जिसमें स्क्वायर रूट, रेशनलाइजेशन, ये सब चीजें थी, उसमें कुछ क्वेश्चन इस तरीके से कराए थे, एक दो क्वेश्चन। तो देखते हैं कैसे होगा। देखो, मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? डेसिमल हटाते हैं। और डेसिमल हटाने के लिए क्या तरीका है? डेसिमल से पहले, इसे पहले कहते हैं, एक दो तीन, इसे पहले कहते हैं, इसे बाद कहते हैं। एक दो तीन, एक दो तीन, कितने हो गए? 9 प्लेस हो गए। अब नीचे 9 जीरो आने वाली है, लेकिन अब नीचे भी गिन लेते हैं। और मैंने कहा था 90% केसेस में वो नीचे भी सेम प्लेस होते हैं। गिन लो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक, चार चार आठ और एक 9। अगर ये बराबर नहीं होते तो मुझे एक्चुअल में क्या करना था? इसके डेसिमल हटाने के लिए नीचे 9 जीरो लिख रही थी, एक के पीछे 9 जीरो। इसके डेसिमल हटाने के लिए ऊपर एक के पीछे 9 जीरो लिखनी थी। लेकिन हम जब कंपटीशन में बैठे हैं तो हमें तरीका नहीं बताना, आंसर बताना है। जब दोनों नीचे ऊपर 9 जीरो लिखनी है तो मैं 9 जीरो से 9 जीरो काट देता हूँ। अगर अलग अलग होते तो अलग अलग जीरो लिख देता, तो डेसिमल हट गया। अब एक क्वेश्चन बन गया इस तरीके से: 324, 81, 4624, और 1562, 5, 289, 729, 64। माइक ऑन करके बताइए, ये स्टेप क्लियर है या नहीं आप लोगों को? ओके गुड। अब इसके बाद देखो, मेरे को फटाफट बताना, 324 किसका होता है? 81 किसका होता है? ये नहीं पता, अभी बताएंगे, सब बताएंगे। ये आपको पता है? नहीं पता, बताएंगे अभी सब। ये किसका होता है? ये 125 का होता है, मुझे सारे याद है। ये होता है 27 का, और ये होता है 8 का। यहाँ इसका लिख रहे हैं मुझे, और यहाँ इसका लिख रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपके तरीके से मान रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि पेपर में ऐसा थोड़ा ना हर बार वही नंबर आएगा जो आपको पता हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसा नंबर आए जो हमें ना पता हो। चलो, अब हमारे पास बता 4 6 2 4। अब देखो होता क्या है, जैसे ना यूट्यूब पे बहुत लोग हैं वो ये सब सिखाते रहते हैं आपको, क्या कि गुणा कैसे करें तीन संख्याओं की, दो संख्याओं की गुणा कैसे करें, स्क्वायर रूट जल्दी कैसे निकाले, क्यूब रूट जल्दी कैसे निकाले। सबका अपना अपना विचार है और अपनी अपनी जिंदगी है। मेरा पर्सनली बिलीव है ना कि उन्हें अकेले से कभी सीखना नहीं चाहिए। अकेले से मतलब सिर्फ उन चीजों को सीखने का फायदा नहीं है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से थोड़ा आएगा कि इसका गुणा करो, इसका स्क्वायर रूट, ये क्वेश्चन का पार्ट आएगा। और जब आप इसे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करोगे ना, तो आपको चीजें हमेशा के लिए याद रहेंगी, ठीक है ना। तो अब इसका क्या मतलब है देखो, जैसे मैंने आपको ये बताया, ठीक है ना।
अब आप एक चीज देखना, वही तरीका, मैं वही तरीका बता रहा हूँ जो हमने करा हुआ है, ठीक है ना। आप देखो, और ये बात फैक्ट है कि 98% केसेस में वो पेपर के ऊपर है। अगर आप सीजीएल में बैठे हो, बैंक पीओ में बैठे हो, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, मतलब ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा अगर आप अच्छे पेपर में बैठे हो। लेकिन जो नॉर्मल पेपर में ये ज्यादातर स्क्वायर होता ही है किसी का। तो अब मान लेते हैं कि स्क्वायर है और मुझे तो पता है, ठीक है। अब आपने देखा कि देखो 7 का कितना होता है 49, तो 70 का हो जाएगा 4900 और 60 का हो जाएगा 3600, बीच में आएगा 65। 65 का करना बताया था 6 7 42 25, ये 42 25 से ज्यादा है कम है, ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये 65 और 70 के बीच में होगा। लास्ट में क्या आ रहा है 4। 4 कब आता है याद करो, 4 आता है किस किस के पता है, 8 के में और 2 के में, क्योंकि 8 64 का 4 और 2 दूनी 4 का 4, तो इसके बीच में 2 तो आएगा नहीं, लेकिन 68 आ सकता है। तो 68 का स्क्वायर डेफिनेटली यही होगा, नहीं है तो गुणा करके देख लो। 8 2 64 दिलो 6 8 6 48 दूनी 96, 96 और 6 12, 96 और 6 112 2 10 6 36 और 10 46, सही है। ये कैसे मैं गुणा कर रहा हूँ ये भी सिखाया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मेरा क्या मानना है, देखो क्लास मेरी बात समझना, सिर्फ मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लो ये स्क्वायर करना, आपके पास 3 क्वेश्चन फंस गए, 3 क्वेश्चनों में स्क्वायर करना है, ठीक है ना। अब मैं हर चीज की आपको ट्रिक सिखाता जाऊंगा, और आपको पहले भी पता है कि ट्रिक आपको पेपर में याद नहीं आई कि हमने कैसे करा था, क्योंकि वहां इतना स्ट्रेस होता है ना कि हमें चीजें याद नहीं होती। तो अभी तो आप इसे गुणा कर लेना फटाफट, गुणा करना आसान है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन मेरा पर्सनल बिलीव आप लोगों के लिए यही है, या सभी के लिए यही है, और मैं भी यही करता कि मैंने तो 2 का स्क्वायर सीख लिया, 3 का स्क्वायर सीख लिया, तो मैं फटाफट कर लेता हूँ और आपको सिखाया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी जब तक स्टार्टिंग स्टेज में गुणा करते हैं, ठीक है। अब हो गया 68 का, 156 25 को देखते हैं, 156 25, 25 का क्या होता है 5। अब 156 को देखो, अब मैंने आपको बताया था 156 लगातार किसी 2 नंबर को गुणा करके आता होगा, तो मुझे तो नंबर याद है 12 और 13। अब ये नंबर याद करने के लिए भी देखो ट्रिक है, और ये सारी ट्रिक बाजार में बिक रही है, बिक रही है मतलब यूट्यूब पे या कहीं भी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यही सब चीजें पढ़ाई जा रही हैं। बस उसको पब्लिश इतना करा जा रहा है कि आपको वाव वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है ना। तो देखो कैसे पता चला, क्योंकि 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, यानी कि 12 को 12 से गुणा करके 144 होता है, और ये 144 से जस्ट बड़ा है, यानी कि 12 को 12 से बड़े नंबर से गुणा करना है। और मेरे दिमाग में एकदम टकराया कि 12 को 13 से गुणा करोगे तो 2 तिया 6 आएगा, 2 तिया 6, क्योंकि हमें तो इकाई संख्या से खेलना है, तो हम समझ गए कि 12 और 13 वाला खेल है, और हमने कहा था इसमें छोटे वाला नंबर होता है, तो आंसर आ गया 125। क्लास माइक ऑन करो और मुझे बताओ ये क्लियर है या नहीं। देखो मैं यही कह रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, वरना इतना समय नहीं लगता, मुझे तो याद ही था। मैंने ये भी याद कर रखा, मैंने 70 या 100 तक याद कर रखे स्क्वायर, और क्यूब मैंने याद कर रखे 30 या 40 तक। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करता, लेकिन मान लो मैं आपको पहले दिन कह देता कि बच्चों देखो आपको 100 तक स्क्वायर याद करना है और 50 तक क्यूब याद करना है, और ये कड़वा सच है, आप जिंदगी भर याद नहीं कर सकते, ठीक है ना, जिंदगी भर, ठीक है। कर सकते हो अगर आपको पूरी जिंदगी में यही टारगेट दे दिया जाए कि भाई जिस दिन आपको ये याद हो जाएगा आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, फिर तो कोई भी कर लेगा। लेकिन इतने सारे सब्जेक्ट के बीच में ये सब करना नामुमकिन है, ठीक है ना। इसीलिए अब देखो क्या करना है, अब आपके पास कौन है 9 या 27, 9 या 27, 17 चौके 68, 4 दूनी 8, 3 छिंग 18, 2 तिया 6। अब याद करो मैंने क्या बताया था, अब तो इसे भाग करना है, लेकिन मैंने कहा था ऊपर आप 1000 लिख दो, तो ऊपर 1000 लिख रहे हो तो नीचे भी 1000 लिखा जाएगा, मैथमेटिक्स का रूल। और 125 अट्ठे 1000 होता है, ये याद रखना, 8 या 24 बटे 1000, 1000 में कितनी जीरो है 3, तो डेसिमल ना मैं रेड पेन से बना रहा हूं, डेसिमल अभी यहां होता है, लेकिन 3 जीरो का मतलब 3 बार आगे आएगा, 1 2 3, तो डेसिमल यहां आ जाएगा 0.024। क्लास समझ आया या नहीं। तो
तो ये तरीके होते हैं जिसे स्मार्ट कैलकुलेशन कह रहे हैं। मैं लिख आपके लिए रहा हूं, जब हम सीख जाएंगे हम लिखेंगे नहीं, मैं करूंगा कि 1000 करते ही 24, 24 के नीचे 1000 मतलब 3 जीरो मतलब 0.024। यही क्वेश्चन शायद वो था उसी एक्सरसाइज में भी, सेम यही क्वेश्चन था, ठीक है ना। ठीक, तो रिकॉर्डेड फॉर्म से इसका आंसर लिख लेना। अगला देखो, क्योंकि मुझे इसी इसी एक्सरसाइज का एक टॉपिक और है, वो भी पढ़ाना है। चलो लास्ट क्वेश्चन 25। 0.256, 0.081, 4.356, 4.356, 1.5625, 0.0121, 129.6, 64। ठीक है, अब देखो क्लास हमें क्या करना है। अब मैंने कहा था सबसे पहले डेसिमल हटाते हैं क्वेश्चन से, गिन लो कितने प्लेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने आपको क्या कहा था, 90% केसेस में ये बराबर होंगे, और ऐसा नहीं है बराबर ही होंगे, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन टफ बनाना चाह रहा है तो वो इन्हें बराबर नहीं करेगा। हमने इतने ज्यादा पेपर दे दिए ना क्लास कि हम बता सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, ठीक है ना। ओके, अब देखो हटा दो डेसिमल। 256, 81, 4 3 5 6, 1 5 6 2 5, 121, 1 2 9 6 64। क्लास ये नंबर इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि 125 का होता है, बार बार आ रहा है, ठीक है ना। अब आप नोटिस करो, 105 का भी तो आ सकता था, 110 का भी आ सकता था, लेकिन आ रहा सिर्फ 125 का है। तो यानी कि 125 वाला ही कंपटीशन में ज्यादातर पूछा जाता है। तो आपको क्या काम करना है कि 125 का स्क्वायर याद कर लेना है। अब जो बेवकूफ होगा वो पता क्या कहेगा या क्या करवाएगा, वो कहेगा बच्चों 125, 135, 145, 155 सबके स्क्वायर याद कर लो। बोलने को तो मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन आप दिमाग लगाओ, मेरे बोलने से आप याद थोड़ा कर लोगे, क्योंकि याद तो करना आपने, इसलिए मैं वही याद करने के लिए कह रहा हूँ जो नंबर कॉमन है। और जो क्वेश्चन बना रहा होता है, जो क्वेश्चन बना रहा होता है वो क्वेश्चन को इसी तरीके से रखता है कि उसमें नंबर भी कॉमन चलते हैं जो जनरली पूछे जा रहे होते हैं, ठीक है ना। हटाओ, इसके बाद अगर हम समझा रहे होते, अब देखो एक 256 किसका होता है, 16 का। 81 किसका होता है, 9 का। ये हमें नहीं पता, रुक जाते, इसे बाद में लिखेंगे। इधर आ जाओ, ये हो गया 125 का, ये हो गया 11 का, ये हो गया। ये नंबर भी ना बहुत खास है, 1296, ये होता है 36 का। निकालेंगे इसका, लेकिन फिलहाल याद कर लेना 36। मैं सिखाऊंगा 8, तो पहले इसी का सिखाया तो 1296। अब देखो, आपने देखा 1600 होता है 40 का, और 30 का होता है 900। 30 का 40 का, इसके बीच में 35 आएगा, 3 चौक 12, 25। 12 25 से बड़ा है, यानी कि 35 और 40 के बीच में होगा। अब आपने देखना 6 कब आता है, 6 सिर्फ 6 में ही आता है, 6 6 36। 6 सिर्फ 6 में ही आता है, 6 6 36। तो यानी कि डेफिनेटली ये 36 का होगा। और जिसको शक लग रहा है एक बार गुणा कर लेना। क्लास यही चीज यूट्यूब पे या फिर कहीं और पे बहुत मसाला लगा के बेची जाती है और बिकती है, ठीक है ना, कि कैसे हम स्क्वायर निकाल रहे हैं चीजों का। ठीक, वैसे इसका आ जाते हैं 4 3 5 6, वही 4900। 4 3 5 6, 4900, 70 का, 60 का, 3600, 65 का, 42 25। ये 42 25 से ज्यादा है 6, तो 6 किसके आता है 6 के, तो ये 45 का, सॉरी ये 65 का, ये 70 का, ये 60 का, तो 6 6 में आता है तो 66। अब इसके बाद देखो क्लास, 11 6 66, 6 6 36, और कुछ जाएगा, ओके 8 दूनी 16, 2 3 6, 3 से 3 लो, ये भी सेम नंबर आ गया, यानी कि 0.024। क्लास माइक ऑन करिए और बताइए चीजें क्लियर है या नहीं। गुड, इसे नोट कर लो फटाफट। तो आपने देखा नंबर कोई भी आ सकते हैं, लेकिन ये जो मैं चीज सिखा रहा हूं ना, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, इस पे आपने बहुत वर्क करना है। क्यों, क्योंकि ना क्वेश्चन में इतना समय नहीं होगा, मैंने आपको बताया
20 क्वेश्चन 13 मिनट में करने हैं आपको, आइडियल टाइम ये है। और हो भी सकता है कि आपके पेपर में ना, क्योंकि देखो जनसंख्या है बहुत ज्यादा और सरकारी नौकरी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, और वो किसी धर्म जाति या नाम के आधार पे किसी को सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने कंपटीशन एग्जाम बनाया है। और उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि ए सेलेक्ट हो रहा है, बी सेलेक्ट हो रहा है, वो बस ये चाहते हैं कि कम से कम बच्चे क्वालिफाई करें। और कम से कम बच्चे क्वालिफाई करने के लिए आपने देखा ही होगा कि हर साल पेपर का लेवल टफ होता जा रहा है हर तरह से। और ऐसा हो सकता है बैंकिंग में होता है, एसएससी में भी होता है, आपके में भी हो सकता है कि आपके ना हर सेक्शन का टाइम पहले से डिफाइन हो, कि मैथ का सेक्शन खोलते ही 13 मिनट का टाइमर चल जाए। हो सकता है, मुझे नहीं पता, इसलिए आपको अपनी मेहनत बहुत अच्छे से करनी है। देखो ना, पेपर वन टोटल 120 घंटे, 120 मिनट का पेपर है, 60 इधर होगा 60 इधर होगा। पेपर वन में आपके 100 नंबर है, तो मतलब 100 क्वेश्चन है, और 60 मिनट में 100 क्वेश्चन है। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, तो आप खुद ही देख लो एक सेक्शन कितने में आएगा। एक सेक्शन 12 मिनट में आ रहा है, इस हिसाब से 12 पंजे 60, यानी कि आपको 12 मिनट में 20 क्वेश्चन करने। अगर सिलेक्शन पाना है तो, और नहीं पाना तो फिर तो जैसा चल रहा है वैसा चलाते रहो। ओके, अब मैं आपको कुछ चीज सिखाता हूँ और जो बहुत क्रिएटिव भी है। और अगर आप बताना, देखो जो मैं आज आपको बताऊंगा और उसके बाद मुझे बताना, मैं आपसे फीडबैक लूंगा कि ये चीज आपको पहले पता थी या नहीं। और डेफिनेटली मैं कहूंगा पता तो थी, लेकिन इस तरीके से पता नहीं थी, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं क्या। जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो हमारी जिंदगी भर की मेहनत होती है, ठीक है ना।